अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। मैं मोहम्मद वकास हूँ, योर केमिस्ट्री इंस्ट्रक्टर, एंड दिस इज़ योर चैनल MWS केमिस्ट्री। और आज का हमारा लेक्चर नंबर 1 होगा केमिकल एनर्जेटिक्स के सैम्पल प्रॉब्लम्स पे या न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पे, या हम इनको एक्सरसाइज के एग्जांपल्स भी कहते हैं। ठीक है जी। तो ये चैप्टर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को लेकर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम इसका कंपैरिजन करें चैप्टर नंबर 4 के साथ, और जो स्टोकियोमेट्री था, इसी तरह वो न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चंस एज वेल एज शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए। बिल्कुल इसी तरह इस चैप्टर के जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं या सैम्पल प्रॉब्लम्स हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए। पहला जो हमारा यहाँ पे सैम्पल प्रॉब्लम है, दैट इज़ हमने इंथैल्पी चेंज फाइंड करनी है, यानी डेल्टा H। अब किसकी फाइंड करनी है? देखिए, जब पानी फॉर्म होगा वाटर, है ना, देखिए हमारे पास इक्वेशन ये होती H2 प्लस O2 after reaction H2O. This is the chemical equation involved in the formation of water. Like, अब ये हमारे पास गैशियस स्टेट होती है, ये भी गैशियस स्टेट है, और यहाँ पे जो वाटर है वो गैशियस स्टेट में हम लिखेंगे, वैसे वाटर लिक्विड होता है, लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर आपने जो वाटर लिखना है वो गैशियस स्टेट में लिखना है, यानी हाइड्रोजन भी गैस है, ऑक्सीजन भी गैस, और वाटर भी गैशियस स्टेट में फॉर्म हो रहा है। एक बात, अब अगर गैस की जगह पानी को लिक्विड लिखा जाता है, गैशियस मतलब वेपर्स फॉर्म में, अगर यहाँ पे लिक्विड लिखा जाता तो इंथैल्पी चेंज और होता, और चूंकि ये गैशियस लिखा है यहाँ पे इंथैल्पी चेंज डिफरेंट आएगा। वैसे एक मोल पानी बनने के लिए, एक मोल को बैलेंस करने के लिए अगर हम लिखें तो यहाँ पे हाफ O2 हमें लिखना पड़ेगा। ठीक है, फिर ये इक्वेशन बैलेंस होती है एक मोल वाटर फॉर्मेशन के लिए। क्लियर है? अगर यहाँ पे लिक्विड स्टेट में वाटर होता तो ये इंथैल्पी चेंज होता -285.5 किलो जूल्स पर मोल। ये होता है हमारे पास लिक्विड वाटर के लिए। चूंकि ये गैशियस स्टेट में वाटर बन रहा है तो कुछ हीट एब्जॉर्ब होगी लिक्विड वाटर को गैशियस स्टेट में लेके जाने के लिए, तो लिहाजा 285 से ये इंथैल्पी कम आने वाली है। ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ। ये बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होगा कि सर ये दो डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट वैल्यूज क्यों हैं? उसकी वजह है यहाँ पे वाटर की फिजिकल स्टेट, यहाँ पे ये गैशियस स्टेट है तो लिहाजा इंथैल्पी चेंज थोड़ा कम होगा 285 से। तो इसमें वो हमें डाटा दे रहा है कि हाइड्रोजन को हाइड्रोजन से अगर हमने ये बॉन्ड तोड़ना है, बॉन्ड ब्रेकिंग हम इसको कहते हैं, ठीक है, तो हमें 436 किलो जूल्स पर मोल एनर्जी चाहिए। यानी इस तरह के एक एवोगैड्रो नंबर ऑफ बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए, इस तरह के एक मोल बॉन्ड को तोड़ने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए, और इस तरह के डबल बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए, एक मोल बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए। और जो फॉर्म हो रहा है पानी के अंदर, अब अगर वाटर को आप गौर से देखो ना, तो पानी के अंदर इस तरह होता है OH और H, ये इस तरह से, दिस इज द वाटर मॉलिक्यूल। अब इसमें एक OH जो बॉन्ड फॉर्म होगा उसमें इतनी एनर्जी रिलीज होगी। ये एक मोल बेसिकली एक बॉन्ड के लिए तो नहीं ये लिखी जाती, ये एक मोल बॉन्ड्स की होती है, यानी 6.02 × 10⁻23। बहरहाल OH जब बॉन्ड फॉर्म होंगे, एवोगैड्रो नंबर ऑफ बॉन्ड्स एक OH के दरमियान, ठीक है, इस तरह के एवोगैड्रो नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म होंगे तो इतनी एनर्जी रिलीज होनी है। सही है, ये बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी है, और ये दोनों बॉन्ड ब्रेकेज हैं। क्लियर? तो यहां पे पानी के अंदर OH जैसे दो बॉन्ड हैं एक मॉलिक्यूल के अंदर, तो फिर हम इसके मुताबिक ही मल्टीप्लिकेशन वगैरह करेंगे। मैं आपको बताता हूं कैसे। देखें, अगर हम इसको सॉल्व करें तो हाइड्रोजन से जो बॉन्ड है ये वाला, इसको तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए? 436 किलो जूल्स पर मोल। तो मैं यहां पर लिखूंगा 436 किलो जूल्स पर मोल, साथ एनर्जी आ जाएगी। ठीक है, अब ये 1/2 लिखूंगा मैं, और ये एनर्जी थी हमारे पास। ये 1/2 क्यों लिखा? क्योंकि ये पूरा एक मोल यहाँ पे हमारे पास केमिकल इक्वेशन में नहीं है। 495 किलो जूल्स पर मोल इसके नीचे आ गया, और ये जो हुई है ये 4, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। सर ये क्यों? यहाँ पे तो एक मोल है सर, आप 2 से क्यों मल्टीप्लाई करें? उसकी वजह ये है कि ये एक OH के दरमियान है, तो यहाँ पे इस तरह के दो बॉन्ड्स हैं, तो इसलिए मैंने ये करना है 436 किलो जूल्स पर मोल। तो एक तो ये बात आपको पता है। अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं बाय मींस ऑफ फॉर्मूला, एंड यू नो अगर हम इंथैल्पी चेंज यहाँ पे फाइंड करना चाहते हैं, सही है, इंथैल्पी चेंज दैट इज इक्वल टू समीशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट्स माइनस समीशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट। ये देखें, ये हमारे पास फॉर्मूला है जिसको हमें यूज करना है। इंथैल्पी चेंज जो होगा वो इक्वल होगा सारे जो रिएक्टेंट्स हैं उनकी बॉन्ड एनर्जी का सम करके। मसलन कैसे? देखें,
मेरे पास दो रिएक्टेंट्स हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन के लिए कितनी है 436 प्लस दोनों रिएक्टेंट्स हैं, सम करना है, ये इसका मतलब होता है सम करना। तो दूसरा रिएक्टेंट हमारे पास ऑक्सीजन है, उसकी 495 है, वैसे एक O2O इस तरह के 490, लेकिन ये हाफ है। तो फिर मैं क्या करूंगा, हाफ और लिखूंगा 495। आई होप कि ये बात आपको समझ आई है। और यहां पे आएगा माइनस, जो फॉर्मूले में है समीशन ऑफ प्रोडक्ट हमारे पास क्या है, यहाँ पे 436 है, लेकिन 2 से साथ मल्टीप्लाई भी करना है। सर जी ये क्यों करना है वो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि जो हमारे पास ये वाली एनर्जी गिवन है ये एक O और H के दरमियान वाली है, लेकिन यहाँ पे OH 2 होते हैं, ठीक है, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, मैं बार बार रिपीट करूँ। तो ये हमारे पास, अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे ये आएगा 436 प्लस इसको जब हम इससे हाफ करके मतलब डिवाइड करेंगे 2 से, तो ये 247.5 आएगा, 247.5। और फिर ये मैं छोटी ब्रैकेट लगा देता हूँ, माइनस इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सारा मतलब मल्टीप्लाई कर लें, सारा कुछ माइनस कर लें। मैं इसको अभी ऐसे लिखा रहने देता हूँ क्योंकि मैंने इसको कैलकुलेट ही नहीं किया था, बुक से देख रहा हूँ। तो इसका टोटल का सारा जो आप आंसर लोगे ना, मतलब इन दोनों को ऐड करोगे, 2 को इससे मल्टीप्लाई करके इससे माइनस करोगे, तो आंसर हमारे पास आएगा माइनस 242.5 किलो जूल्स पर मोल। सो दिस इज द इंथैल्पी चेंज विच शोज के ये रिएक्शन हमारा एक्सोथर्मिक है। इसका मतलब ये हुआ, एक्सोथर्मिक का ये मतलब होता है जो बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी है ना वो कम है, और जो बॉन्ड बनने के लिए एनर्जी वो ज़्यादा है। यानी आप याद रखना, जब भी बॉन्ड टूटते हैं एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, तो जो एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है बॉन्ड तोड़ने में, है ना, वो कम एब्जॉर्ब हो रही है, और जो बॉन्ड टूटने में निकल रही है एनर्जी वो ज़्यादा है, इसीलिए ओवरऑल जवाब माइनस में आया। इसका मतलब बॉन्ड की जो फॉर्मेशन हुई है उसमें ज़्यादा एनर्जी रिलीज हुई है, यानी ये बॉन्ड बनने में ज़्यादा एनर्जी रिलीज हुई है, और ये जो बॉन्ड टूटने में एनर्जी हमारे से एब्जॉर्ब हुई है, सिस्टम ने एब्जॉर्ब की है, वो कम हुई थी। तो ओवरऑल जो एनर्जी का एंथैल्पी का चेंज है वो नेगेटिव है, विच शोज दिस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और एक इंटरेस्टिंग बात है वो मैं आपको एक्स्ट्रा बताने लगूँ, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है वो ये है कि वैसे अगर हम वाटर की फॉर्मेशन में देखें ना, H2 प्लस हाफ O2 और ये बनता है H2O लिक्विड, यहाँ पे लिक्विड ये गैस और ये गैस, तो यहाँ पे जो इंथैल्पी चेंज आता है ना दैट इज -285.5 किलो जूल्स पर मोल। तो सर ये इतना थोड़ा कम क्यों आया, ये देखें ये कम क्यों है, उसकी वजह यहाँ पे वाटर गैसियस स्टेट में बना है, और वो जो एनर्जी एक्स्ट्रा है वो तकरीबन 40.6 किलो जूल्स के राउंड अबाउट होती है, 40 पॉइंट के, वो एब्जॉर्ब होती है लिक्विड वाटर को गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए। यही वजह ये थोड़ी सी कम रिलीज हुई है कंपैरेटिव टू दिस एनर्जी। अगर वाटर लिक्विड होता तो फिर ये इतनी एनर्जी रिलीज होती। आई रियली होप ये पहली जो सैम्पल प्रॉब्लम है आपको ये समझ आई है, और ये आपको पता चल गया इसको सॉल्व हमने कैसे करना था और इसका मीनिंग क्या था। आगे बढ़ेंगे हमारी सैम्पल प्रॉब्लम नंबर, बड़ा एक इंटरेस्टिंग हमारे पास न्यूमेरिकल आ गया है, सैम्पल प्रॉब्लम 6.2। वो कहता है हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो वॉल्यूम है, सही है, यानी वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो हमारे पास दैट इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर क्यूब, और इसी तरह जो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ NaOH सोल्यूशन है, ये दोनों एक्वस सोल्यूशन है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का और NaOH का, तो ये भी 100 सेंटीमीटर क्यूब है। जब इन दोनों को हम मिलाते हैं तो इनकी न्यूट्रलाइजेशन होती है, यानी एसिड और बेस जब मिलते हैं सॉल्ट और वाटर फॉर्म होता है, दिस इज व्हाट वी कॉल न्यूट्रलाइजेशन। तो इसमें वो कहते हैं आप इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इसकी फाइंड करो, यानी ये अगर जो टेम्परेचर है सॉल्यूशंस को आपस में मिलाने से पहले 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जो कि केल्विन में 298 केल्विन बनता है, यानी आपने 25 डिग्री में तो 173 फैक्टर को जस्ट ऐड करें। मैं आपको पहले बता चुका हूँ प्रीवियस हमारे जो चैप्टर्स हैं उनके न्यूमेरिकल्स में, 25 में आपने 273 को ऐड करना है, हमारे पास केल्विन में आ जाएगा, जो कि ऐसा यूनिट ऑफ द टेम्परेचर है। और वो कहते हैं जब हमने मिलाया नहीं था ना सॉल्यूशंस को आपस में, तो टेम्परेचर जो सिस्टम का था वो 25 था, और जब ये न्यूट्रलाइजेशन हो गई, चूंकि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन था, तो इसमें जो सॉल्यूशंस का ओवरऑल सिस्टम का जो टेम्परेचर है वो चेंज होके 28.5 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ, विच इज इक्वल टू 301.5 केल्विन। तो फिर वो कहता है इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन फाइंड करो अगर स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर यानी C 4.2 जूल्स पर ग्राम पर केल्विन हो। तो सबसे पहले यहां पे हम निकालेंगे चेंज इन टेम्परेचर कितना आया, यानी बिफोर और आफ्टर
मेकिंग द सॉल्यूशन, जो टेम्परेचर में चेंज आया वो कितना था, तो 301 बाद में हुआ .5 केल्विन, और पहले हमारे पास 298 था केल्विन में। तो इसका जो आंसर आएगा वो आपको पता है कितना रेज होगा, ये 298 इसमें से तो 3.5 केल्विन आएगा। दिस इज द अमाउंट कह रहा हूं, दिस इज द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर विच इज रेज्ड आफ्टर द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ दिस होल सॉल्यूशन। क्लियर है। अब चूंकि हमने फाइंड करनी है एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, मैं आपको बता दूं सबसे पहले हीट Q ये बराबर होती है M मल्टीप्लाइज बाय C मल्टीप्लाइज बाय डेल्टा T, ये होती है हीट Q। और इसी हीट को अगर आपने न्यूट्रलाइजेशन यानी कि एंथैल्पी में चेंज करना हो किसी भी एंथैल्पी, तो आप Q बाय N नंबर ऑफ मोल से इसको डिवाइड कर दोगे, ये हमारे पास एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन बन जाएगी। तो हमें यहाँ पे दो चीज़ें फाइंड करनी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम जो हीट है वो फाइंड कर लेंगे इस पूरे रिएक्शन के अंदर, और फिर क्या करेंगे, ये जो हमारे पास फॉर्मूला है हीट को नंबर ऑफ मोल से कर देंगे हम डिवाइड, और हमारे पास आ जाएगा हमारा मुतलका आंसर। तो सर ये इतना मुश्किल है? नहीं, ये बिल्कुल मुश्किल नहीं है, ये आसान है अगर हम इसको समझ के करेंगे। सर जी हमारे पास C मौजूद है, डेल्टा T हमने ये निकाल लिया है, C ये मौजूद है। सर जी M कहाँ पर है? M तो हमें गिवन नहीं है। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये दोनों सॉल्यूशन जो हैं ये पानी के अंदर हैं, और अगर मैं बात याद रखना, अगर पानी वाटर, ये मैं पानी की बात कर रहा हूँ वाटर, अगर ये होना 100 सेंटीमीटर क्यूब, तो ये अप्रोक्सीमेटली 100 ग्राम होता है। उसकी वजह ये है पानी की जो डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ वाटर, ये एग्जैक्टली होती है 1 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब। यानी पानी जो होता है, पानी अगर पूरा 1 लीटर हो तो ये 1000 ग्राम होता है। उसकी वजह ये, इसकी डेंसिटी एग्जैक्टली 1 होती है, यूनिटी 1 ग्राम, यानी ये 1 ग्राम आ जाता है 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर। सही है, यानी 1 मिलीलीटर पानी 1 ग्राम होता है, तो 100 मिलीलीटर पानी यानी 100 सेंटीमीटर क्यूब 100 ग्राम होगा। तो यहां ये दोनों सॉल्यूशन पानी के अंदर ही तो हैं। तो मैं ये कह सकता हूं जो हमारे पास मैस है ना, मैस ये होगा 100 प्लस 100 अप्रोक्सीमेटली 200 ग्राम्स। अब समझ आई? यानी हमारे पास जो mass of the solution है that is 200 grams, and the reason is because these are the dilute solutions, ये दोनों, और इसमें ज्यादातर पानी, और पानी की चूंकि डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है, तो जितने सेंटीमीटर क्यूब हमारे पास सॉल्यूशन है उतना ही वो ग्राम भी है। तो सेंटीमीटर क्यूब कितना है टोटल वॉल्यूम हमारे पास कितना है? यस 200 सेंटीमीटर क्यूब दोनों को मिलाकर। तो जो टोटल सॉल्यूशन का मैस होगा वो 200 ग्राम्स होगा। आई रियली होप ये सारी बातें जो मैंने आपको समझाई आपको समझे। अब हमने फॉर्मूला ये लगाना है, तो Q फाइंड हो जाएगा, Q इज इक्वल टू M इज द 200 वैल्यू, और ग्राम्स अगर आपने लिखना है मैं साथ यूनिट भी लिख देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कैसे एट दी एंड यूनिट बचेंगे। C इज द 4.2 जूल्स पर ग्राम्स पर केल्विन एंड मल्टीप्लाइज बाय, और क्या है हमारे पास डेल्टा T, तो डेल्टा T कितना है 3.5, ये केल्विन है। अब यहां से जो यूनिट्स काट सकते हो आप काट देखिए, ग्राम से ग्राम कट गया, ये ऐसे ही है, पर केल्विन से ये केल्विन कट गया। बाकी जस्ट आपने इसको कैलकुलेट करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास आंसर 2940 जूल्स आ जाएगा। 29, ये आप ना कैलकुलेट करके देख लेना, ये ना हो कि थोड़ा बहुत फर्क हो। ये जूल्स आया, हम इसको किलो जूल्स निकाल सकते हैं। किलो जूल्स करना है तो किलो का मतलब 1000 होता है, इसको 1000 से तकसीम कर दें तो 2.940 अगर ना भी लगाएं तो ठीक है, तो ये बन गया आप किलो जूल्स। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ Q, लेट मी चेक दिस आउट, यस दिस इज द एग्जैक्ट वैल्यू, ये हमारे पास आ गई Q। ओके, अब हमने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं जस्ट, और Q को इसी वैल्यू को हमने नंबर ऑफ मोल से कर देना डिवाइड, लेकिन हमारे पास यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स नहीं है। एक चीज़ हमारे पास है और वो है कंसंट्रेशन, ये चेक करें। और हम जानते हैं, हमने चैप्टर 4 में पढ़ी है स्टोइकियोमेट्री वाले चैप्टर में, कि जो कंसंट्रेशन होती है दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम। और चूंकि मैंने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने ये वाले है ना, तो मैं क्या करूंगा, इस कंसंट्रेशन को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करूंगा, तो मेरे पास क्या आएंगे नंबर ऑफ मोल्स। अब एक बात और याद रखनी है, वॉल्यूम ऑफ HCl और वॉल्यूम ऑफ NaOH ये दोनों बराबर हैं, और ये हैं 100 सेंटीमीटर क्यूब। हम इस वॉल्यूम को डेसीमीटर में चेंज करें तो 1000 से डिवाइड करेंगे, तो ये बनेगा 0.1 डेसीमीटर क्यूब।
यानी 100 मिलीलीटर जो होता है ये 0.1 डेसीमीटर क्यूब भी हो सकता है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, यही चूंकि मैंने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने, कंसंट्रेशन मेरे पास कितनी है 0.5 ये मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब, और वॉल्यूम मेरे पास कितना है 0.1 ये आ गया, समझ आई। तो मेरे पास यहाँ पे जो नंबर ऑफ, देखिए यूनिट्स जो नंबर ऑफ मोल्स के बचेंगे वो बाद में मोल ही बचेंगे, मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। कंसंट्रेशन के यूनिट है 0.5 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब, ऐसे ही होगा, एंड मल्टीप्लाइज बाय वॉल्यूम के यूनिट्स क्या है हमारे पास ये वाले 0.1, ये देखें इसीलिए हमने डेसीमीटर क्यूब में चेंज किया था क्योंकि इधर भी यूनिट डेसीमीटर क्यूब आ रहा है, इसलिए सेंटीमीटर क्यूब को डेसीमीटर में चेंज किया। तो ये पर डेसीमीटर क्यूब डेसीमीटर से कट जाएगा, तो मेरे पास क्या बचेगा, इसको 0.1 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.05 मोल बचेगा मेरे पास। तो नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो कितने आए, शाबाश। लेकिन ये हमने निकालने तो नहीं थे, हमने तो ये निकालना है। तो यहाँ पे आप Q की वैल्यू पुट करोगे, Q की वैल्यू थी हमारे पास 2.9, मैं इधर ही कर देता हूँ 2.94 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स आए 0.05। तो यूं जब इससे आंसर हम लेंगे दैट इज द आंसर ऑफ इंथैल्पी ऑफ स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, तो ये आंसर मेरे पास डिवाइड करने के बाद जो आएगा वो 58.5 किलो जूल्स पर मोल आएगा। सर जी ये किलो जूल्स पर मोल कहाँ से आया, देखें जी इसके यूनिट थे किलो जूल्स, ये हमने निकाले भी हुए हैं ये, और इसके यूनिट थे मोल, तो बन गया ना किलो जूल्स पर मोल। तो लें जी, हाँ जी सारा कुछ वीडियो में पूरा नज़र आ रहा है। तो ये था हमारे पास सैम्पल प्रॉब्लम 6.2, इंपॉर्टेंट है, मुझे पूरा यकीन है ये आपको सारा समझ भी आया, और इसमें ऐसे ट्रिकी जो पॉइंट थे वो 2-3 वो मैंने डिस्कस कर दिए हैं। यहाँ तक समझ आई है तो इसको लाइक कर दें। अब हम आगे बढ़ते हैं, वो दोनों हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो निस्बतन आसान है, देख लेते हैं जल्दी से। मैं दोनों इसलिए कहा है क्योंकि मैंने इस पूरी वीडियो में 4 सैम्पल प्रॉब्लम्स को कवर किया है जी। अब हमारे पास सैम्पल प्रॉब्लम है 6.3, टोटली रिलेटेड है हैसेस साइकिल या हैसेस लॉ, और वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, देखिए बाज़ जो इंथैल्पीज़ होती हैं ना, कुछ हमारे पास जो सब्सटेंस जनरेट हो रही होती हैं या प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रही होती हैं, उनकी जो डायरेक्ट इंथैल्पीज़ है वो हम फाइंड नहीं कर सकते। जैसे अभी हमने इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन फाइंड की, ये डायरेक्ट होती है, तो कुछ इंथैल्पीज़ हैं वो हम डायरेक्ट फाइंड नहीं कर सकते, तो उसके लिए फिर हम हैसेस लॉ का यूज़ करते हैं। मैं आपको बताता हूँ कैसे। इस एग्जांपल में, इस सैम्पल प्रॉब्लम में उसने कहा है कि हमारे पास जो कार्बन है इन इट्स ग्रेफाइट फॉर्म, यानी अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में ये ग्रेफाइट होता है, यानी सॉलिड है, और ये जब ऑक्सीजन के साथ इसकी कंबस्शन करवाई जाएगी यानी रिएक्शन होगा, तो इससे बनेगी कार्बन डाइऑक्साइड जो कि गैस है। तो इसकी जो ओवरऑल इंथैल्पी है वो होती है, मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ जगह कम में, डेल्टा H इज इक्वल टू -393.5 किलो जूल्स पर मोल। सही है जी, ये आपने याद रखनी है। अब ये तो हमें डायरेक्ट पता है, एक और चीज़ पता है हमें कि अगर हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड गैस हो, ये अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करे, मैं हाफ इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि इसने भी कार्बन डाइऑक्साइड ही बनना है। देखिए एक है डायरेक्ट फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय यूजिंग ग्रेफाइट एंड ऑक्सीजन, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड ये डायरेक्ट रूट है, डायरेक्टली ये बन सकती, तो इतनी एनर्जी रिलीज होगी एक्सोथर्मिक है। और अगर ऐसे हो कि कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन से मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाए, तो फिर ये हमारे पास जो इंथैल्पी चेंज होता है ना, ये होता है -383 किलो जूल्स पर मोल का। ठीक है जी, किलो जूल्स पर मोल ही है ना जी, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो वो कहता है कि अगर कार्बन है ना, अगर कार्बन ग्रेफाइट की फॉर्म में, बिल्कुल सही है, अगर कार्बन हमारे पास ग्रेफाइट की फॉर्म में है और ये ऐसे करे कि ये हाफ मोल ऑक्सीजन से रिएक्ट करे और इससे बने कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, यानी ये जो बनी है गैस कार्बन मोनोऑक्साइड, आखिर इसके बनने में तो कोई एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब हुई होगी ना, रिलीज होगी, फॉर्मेशन है। तो वो कहता है ये आप निकालो ये कितनी है। यानी मैं आपको सिंपल बता दूं, देखें मैं अभी बता के हटूँ आपको कि कुछ इंथैल्पीज़ हमें डायरेक्ट फाइंड हो जाती हैं और कुछ की वैल्यू हम डायरेक्ट फाइंड नहीं कर सकते। जैसे कार्बन को जलाया जाए ऑक्सीजन की मौजूदगी यानी ग्रेफाइट को, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, इसकी इंथैल्पी डायरेक्ट फाइंड की जा सकती है। इसी तरह अगर कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके फर्दर ऑक्सीडाइज होकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाए, इसकी भी इंथैल्पी डायरेक्ट फाइंड हो सकती है विदाउट हेसेस लॉ। लेकिन अगर कार्बन हाफ ऑक्सीजन से मिलके कार्बन मोनोऑक्साइड बनाए तो इसकी इंथैल्पी डायरेक्ट हम फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड अकेली नहीं बनती, इसके साथ बनती है कार्बन डाइऑक्साइड। तो फिर हम ओवरऑल इंथैल्पी जो कैलकुलेट करेंगे वो अकेली कार्बन मोनोऑक्साइड की नहीं होगी, वो तो कार्बन डाइऑक्साइड के भी बीच में होगी। तो सर ये फिर हमने कैसे फाइंड की, क्योंकि ये अलग से बन सकती है विदाउट फॉर्मिंग कार्बन मोनोऑक्साइड, और ये भी बन सकती है विदाउट फॉर्मिंग कार्बन मोनोऑक्साइड।
लेकिन ये कार्बन मोनोऑक्साइड विदाउट फॉर्मिंग कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बन सकती, इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। समझ आया? यस। तो इसके लिए फिर हम हैसेस साइकिल यूज करते हैं, हैसेस लॉ। तो वो हमें क्या कहता है, ये जो साइकिल है हैसेस का, वन ऑफ द बेस्ट एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इसमें यूज होती। वो कहता है हमारे पास देखें दो रूट्स आगे कि सी जो है अपनी ग्रेफाइट की फॉर्म में डायरेक्टली रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, सही है, और ये गैस होती है, ये हमारे पास सॉलिड है वो पता है हमें, तो इससे बनती है कार्बन डाइऑक्साइड, ये गैस होती है। ये है जी बच्चों डायरेक्ट रूट, इसको मैं इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन डायरेक्ट बोल सकता हूँ। मैं इसको ब्लैक से लिख देता हूँ ये। तो ये हुई हमारे पास डायरेक्ट रूट, और इसकी जो वैल्यू है -393.5 किलो जूल्स पर मोल है। ये तो हो गया हमारे पास डायरेक्ट रूट। इनडायरेक्ट रूट क्या है कि ये कार्बन जो है यानी ग्रेफाइट, ये हाफ मोल ऑक्सीजन से रिएक्ट करती गैस की फॉर्म में, तो इससे बनती पहले कार्बन मोनोऑक्साइड, ये गैस होती। तो इसकी जो इंथैल्पी होती, इसको अगर मैं बोलता डेल्टा H1, तो ये मुझे नहीं पता, क्योंकि कार्बन ये देखें ग्रेफाइट और हाफ मोल ऑक्सीजन से मिलकर कार्बन मोनोऑक्साइड, ये आपकी बुक में थोड़ी सी डायग्राम ये वाली गलत बनी हुई है, इसको ठीक कर लेना। कार्बन मोनोऑक्साइड बनती तो इंथैल्पी जो चेंज है ये हमें नहीं पता, इसको मैं डेल्टा H1 कह देता हूँ। लेकिन मुझे ये पता है कि ये कार्बन मोनोऑक्साइड अगर फर्दर ऑक्सीजन से मिलके ये बना देती है, चलो इसको भी मैं ब्लू से बना देता हूँ ताकि आपको फिर कन्फ्यूजन है। इनडायरेक्ट रूट ब्लू से है, तो ये अब किससे मिली है, फर्दर हाफ मोल ऑक्सीजन से जो कि गैस है, और इसकी जो यहाँ पे डेल्टा H2 है इंथैल्पी वो है -283 किलो जूल्स, ये हमें पता है। कार्बन मोनोऑक्साइड फर्दर हाफ ऑक्सीजन से मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाती, इसकी इंथैल्पी हमें पता है, ये ठीक है। लेकिन जो ग्रेफाइट है हाफ मोल ऑक्सीजन से मिलकर जो कार्बन मोनोऑक्साइड बनाती है, इसकी इंथैल्पी हमें डायरेक्ट नहीं पता। उसकी वजह यह है कार्बन मोनोऑक्साइड इज नॉट द फाइनल प्रोडक्ट, तो इसके लिए हम हैसेस लॉ का इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो इंथैल्पी, अगर इसको मैं टोटल डेल्टा H ऑफ फॉर्मेशन कह दूं ये, तो मेरे पास अकॉर्डिंग टू हैसेस लॉ ये बनता है डेल्टा H ऑफ F इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द इंथैल्पी चेंज इन इनडायरेक्ट रूट। ये ओवरऑल डायरेक्ट रूट है और ये इनडायरेक्ट रूट है, ठीक है। हैसेस लॉ आपने पढ़ा हुआ है। अच्छा जी, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हमें पता है कितनी, -393.5 किलो जूल्स पर मोल, साथ में यूनिट भी लिख रहा हूँ, इज इक्वल टू ये हमने मालूम करनी है, बहुत आसान है न्यूमेरिकल। प्लस में ये वाली वैल्यू कितनी है जी, देखें इसको मैं H2 कह देता हूँ यहाँ पे, ये 283 थी, आई एम रियली सॉरी, ये 283 है, मैंने ये 383 लिख दिया पूरी वीडियो में, ये आप चेक कर लेना, ये 283 है, ठीक है जी। तो ये 283 है। अब ये जो इसको हम H2 बोलेंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पे मैं पुट करूँगा तो ये माइनस वाली वैल्यू प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा, मैं इसको लिख देता हूँ -283 किलो जूल्स पर मोल, इसके साथ भी आएगा। तो ये वाली वैल्यू इधर आके सम हो जाएगी, तो माइनस यानी प्लस हो जाएगी 0.5 प्लस 283 दोनों के साथ आ जाएगा किलो जूल्स पर मोल, एंड ये इक्वल होगा डेल्टा H1 के। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे माइनस करके, तो आंसर ऑफ द डेल्टा H1 विल बी -110.5 किलो जूल्स पर मोल। सो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ आवर दिस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम या सैम्पल प्रॉब्लम। मुझे चेक कर लेने दें, -110.5 किलो जूल्स पर मोल है। लें जी, ये मुझे पूरा यकीन है आपको आसानी के साथ और इजी मेथड के साथ मैंने बताने की कोशिश की है, समझ आ गई है। अब हम आगे मूव करते हैं, ठीक है जी। हमारे इस वीडियो की आखिरी यानी कि चौथी एग्जाम्पल पे जल्दी से हम मूव करते हैं। यहाँ तक समझ आइए तो इसको एक दफ़ा फिर से लाइक कर सकते हैं, अगर कर दिया है तो इट्स ओके जी। तो अब हम मूव करेंगे हमारी सैम्पल प्रॉब्लम 6.4 पे। हमने इसमें इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन फाइंड करनी है, एंड दिस इज़ अगेन फ्रॉम हैसेस लॉ। हैसेस जो एप्लीकेशन है या जो हैसेस साइकिल है उसका इसका यहाँ पे इस्तेमाल होगा। देखिए हमारे पास वो कहता है इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो हैं मुख्तलिफ कंपाउंड के बनने की, जिसमें इथेन गैस है, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है, ठीक है। वैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिक्विड होती है, लेकिन हाइड्रोजन क्लोराइड अपनी वो लिक्विड इसलिए होती है जब हम इसको वाटर के अंदर डिज़ोल्व करते हैं, वैसे प्योर हालत में गैस होती, और ये भी यहाँ पे गैस है, ये मैंने इधर भी लिखी हुई है। तो कहता है इनकी इंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन जो हैं वो ये हैं, इनमें से ये दो रिएक्टेंट हैं और ये प्रोडक्ट है। तो वो कहता है ओवरऑल रिएक्शन की इंथैल्पी निकालो। देखो यहाँ पे जो आपको इंथैल्पीज गिवन है वो इंडिविजुअली इसकी और इसकी गिवन है,
तो इस रिएक्शन में जब ये मिलकर ये बनाएंगे डायरेक्टली, तो ये हमने निकालना है। मतलब ये है कि हमने टोटल इंथैल्पी ऑफ यहाँ पे रिएक्शन फाइंड करनी है, और हमें इसके बनने की, इसके बनने की और इसके बनने की इंथैल्पीज गिवन है। हमें जो इंडिविजुअल कंपाउंड्स के बनने की इंथैल्पीज गिवन है इन तीनों की, उस डेटा से जो इनडायरेक्ट रूट है उससे हमने टोटल इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन फाइंड करनी है बाय यूजिंग हेसेस लॉ। देखिए आपकी बुक में ये डायग्राम बनी है कि मैं इसको अलग अलग बनाता हूँ, फिर आपको पूरा समझाता हूँ। देखें वैसे ये समझ नहीं आना। अगर हम देखें 2 कार्बन सॉलिड होती है और 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल जो कि गैसियस स्टेट में होते हैं, ये मिलके आपको इथेन गैस फॉर्म करके दे रहे हैं गैसियस स्टेट में, और इसमें जो एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है ये एंडोथर्मिक है, 52.2 किलो जूल्स पर मोल है। और ये रिएक्टेंट है, याद रखना। पहले ये मैं रिएक्टेंट्स का आपको बता रहा हूँ, ठीक है जी, ये रिएक्टेंट्स हैं। अब एक ये रिएक्टेंट है, दूसरी जो रिएक्टेंट है वो ये HCl है, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस जो है। तो ये H2 जो कि गैस होती है प्लस Cl2 ये भी गैस है। ये हाफ मैंने इसलिए लिया है क्योंकि इससे 1 मोल HCl बननी है जो कि यहाँ पे गैस है, ठीक है। तो इसलिए बैलेंस करने के लिए, जैसे यहाँ पे 2H2 लिया, 2C लिया बैलेंस करने के लिए, तो यहाँ पे भी। तो ये इसमें जो इंथैल्पी इन्वॉल्व है वो -92.3 किलो जूल्स पर मोल है। ऑलराइट, और अगर हम देखें इसका बनना तो वो कैसे बनी होगी वो जरा देख लें। अब ये प्रोडक्ट है, ठीक है जी, दिस वन इज द प्रोडक्ट। अब ये कैसे बनी होगी, ये 2 इसमें कार्बन आ गए सॉलिड स्टेट में, ठीक है, प्लस में इसमें ना देखें हाइड्रोजन के 5 एटम्स हैं, तो 2 × 1/2 यानी 2.5, इसका मतलब होता है 2.5 H2 इसमें यूज होंगे, प्लस में हाफ इसमें Cl2 यूज हो रही क्योंकि Cl बचता है। तो ये मिलके इसमें बनाते हैं C2H5Cl जो कि गैस है। होप्स हो कि आपको क्लियर। और इसमें जो इस प्रोडक्ट के बनने में जो इंथैल्पी इन्वॉल्व है दैट इज -109 किलो जूल्स पर मोल। अब यहां पे बारी आती है हेसेस लॉ की। देखें ये आपकी बुक में कैसे बनी हुई है, उसने ये इक्वेशन के साथ एरो लगाकर ये भी बनाई हुई है, ये भी बनाई हुई है और ये भी बनाई हुई है। मैंने उसको अलग अलग खोल के लिख दिया है। होप्स हो कि ये बातें आपको अब समझ आई हैं, ठीक है जी। अब जो हमारे पास इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है उसका फॉर्मूला आपने नोट कर लेना। ये आपकी बुक में फॉर्मूला नहीं लिखा, लेकिन ये फॉर्मूला क्या होता है, मे भी लिखा हो, मेरी नजर से ना गुजरा हो। तो ये हमारे पास है जो टोटल इंथैल्पीज हैं ऑफ द प्रोडक्ट, चेंज इन इंथैल्पीज ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है, ये प्रोडक्ट है, माइनस करके इंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्टेंट्स। ये फॉर्मूला आपने याद रखना है। सर इससे पहले जो आपने फॉर्मूला लिखवाया था वो इससे उल्टा था। हाँ, उसमें H नहीं होता, उसमें बॉन्ड एनर्जी होती है E, उसमें ये उल्टा होता है, यहाँ रिएक्टेंट होती है, यहाँ प्रोडक्ट होती है। वो E वाला था वो और उसमें समीशन होता है यहाँ पे। तो ये हमारे पास जो टोटल इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट इन्वॉल्व है वो यहाँ लिखेंगे, जो प्रोडक्ट इंथैल्पी इन्वॉल्व है वो यहाँ लिखेंगे, तो हमारे पास टोटल रिएक्शन की इंथैल्पी आ जाएगी। कैसे, प्रोडक्ट की हमारे पास कितनी है -109, ठीक है, किलो जूल्स बाद में मैं लिख लेता हूँ, माइनस वाला ये साइन। अब रिएक्टेंट की कितनी है, एक ये है 52.2 प्लस करके इंटू माइनस ये, तो प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा। देखो रिएक्टेंट की दोनों की सम करनी थी ना, ये और ये, तो ये वैसे ही माइनस है तो -92.3 आएगा यहाँ पे, ठीक हो गया। अब देखें ये तो -109 है, ये माइनस बाद में ऐसे अभी लिखा रहने देते हैं, 92 माइनस का है और 52 पॉजिटिव है, तो यहाँ पे तकरीबन आंसर जो बचेगा वो 40 बचेगा, लेकिन वो माइनस का होगा, ये याद रखना, बड़ी वैल्यू, ठीक है जी। ये 40 माइनस का होगा और साथ में पॉइंट, और ये 0.3 है तो 0.1 बचेगा। ये आप कैलकुलेटर से कर लेना, ऑलमोस्ट इतना आएगा। अब ये माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा अंदर, तो ये प्लस का 40.1 होगा और इधर आएगा -109। जब आप इससे ये माइनस करोगे तो इसका 68.9 किलो जूल्स पर मोल आएगा, लेकिन ये वैल्यू होगी नेगेटिव। तो ये देखें हेसेस लॉ का यूज करते हुए हमने इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन फाइंड की है, जिसमें रिएक्टेंट्स की अलग से अलग जो हमारे पास कंपाउंड है रिएक्टेंट के अंदर, उनके बनने की इंडिविजुअल गिवन थी जो इनडायरेक्ट रूट है, और इसकी जो प्रोडक्ट है उसके बनने की भी इंडिविजुअल गिवन थी इनडायरेक्ट रूट में। तो हमने उसका इस्तेमाल करते हुए हेसेस लॉ अप्लाई करके
जो है वो हमने क्या फाइंड कर लिया, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन फाइंड कर लिया। आई रियली होप ये जो हमारे पास सैम्पल प्रॉब्लम 6.4 थी, मुझे चेक कर लेते हैं इसका आंसर मैंने ठीक लिखा है जी, बिल्कुल सही है। ये आपको समझ आ गई है। अगर आपको ये समझ आ गई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इससे अगली वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा इससे नेक्स्ट सैम्पल प्रॉब्लम जो होंगी इस चैप्टर की। तो इसमें हमने 4 कवर की हैं। अगर आपको किसी में मसला है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। लेकिन बाकी मुझे पूरा यकीन है कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हैं। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो हमने इससे प्रीवियस, शायद उससे प्रीवियस एग्जाम्पल थी, एग्जाम्पल नंबर 2 या सैम्पल प्रॉब्लम नंबर 2, उसमें आपने ये याद रखना है जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ना, वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH के बराबर हैं। इसीलिए दोनों के नंबर ऑफ मोल्स और वॉल्यूम बराबर आ रहे थे, तो दोनों के नंबर ऑफ मोल्स इतने ही आते हैं, ठीक है। तो किसी एक के आप नंबर ऑफ मोल यूज करके वो जो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन थी वो हम निकालते हैं, ठीक। तो ये एडिशनली मैंने आपको बता दिया, वो उसमें मैंने बताना भूल गया, तो भी मुझे याद आया कि ये चीज़ आपको बतानी थी। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।